नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। खबर दोपहर की शुरुआत करेंगे पटना से 2605 किलोमीटर और रांची से 2259 किलोमीटर दूर एक ऐसी खबर से जो दिलचस्प है और जिसका वीडियो रोमांचक है। बात केरल के मरादू से कर रहे हैं, जहां समुद्र किनारे बनी अवैध इमारतों को गिराने का काम आज दूसरे दिन भी जारी रहा। जैन कोरल कोव नाम की इस इमारत को विस्फोटक के जरिए गिराया गया। विस्फोटक शुरू होने के कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत भरभरा कर ढेर हो गई और उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये इमारत समीतोष हुई। बहुमंजिला इमारत और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वैसे सभी बहुमंजिला इमारतों को समीतोष किया जा रहा है जो कि अतिक्रमण के रास्ते में आती हैं। तो विस्फोट कर गिराई गई इमारतें और 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो 5 सेकेंड में ये दोनों ही इमारत जमींदोज हो गई। मरादू केरल से ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पल भर में दोनों ही इमारतें ढाह दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन इमारतों को ध्वस्त किया गया है। आज दूसरा दिन है जब इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है। वैसे सभी इमारतों को, बहुमंजिली इमारतों को चिन्हित किया गया है जो अतिक्रमण के दायरे में थी, उन सभी को ढाहा जा रहा है। और दो तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। कल की तस्वीरें भी आप जरा देखिए, आज की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज 5 सेकेंड में उन भवनों को, ऊंची इमारतों को जमींदोज किया गया है। और कल की तस्वीर जहां सेकेंड भर में बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो गई है। और हम आपको बराबर ये बता रहे हैं कि ये अवैध अपार्टमेंट्स हैं जिन्हें गिराया गया है विस्फोट करके। एक साथ दो तस्वीरें केरल के मरादू से। और चलिए ये भी जानिए कि आखिर ये कार्रवाई क्यों हुई, इस पर भी नजर डालिए। कोच्चि के मरादू में 343 अवैध फ्लैट्स को गिराया गया। अवैध फ्लैट्स को गिराने की प्रक्रिया कल से ही चल रही थी। तटीय नियमन क्षेत्र यानी कि CRZ के मानदंडों का उल्लंघन कर ये सभी अपार्टमेंट्स बने थे, इन्हें बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अवैध फ्लैट्स को ध्वस्त किया गया। बिल्डिंग के 200 मीटर का दायरा नो एंट्री जोन बनाया गया, यानी कि इसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और ये इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। अब आपको हिमाचल की हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। बर्फबारी के बाद ग्लेशियर के सड़क पर आने की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। ये हैरान करने वाली तस्वीरें नेशनल हाईवे 5 की हैं और इस हाईवे के किनारे पहाड़ों पर पड़ी बर्फ सड़क पर आ गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहाड़ी के ऊपर से बर्फ फिसल रही है और देखते ही देखते सड़क पर आ जाती है। मौके पर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने कैमरे में इन तस्वीरों को कैद किया। अपनी गाड़ियों को बचाने की कवायद करते हुए पीछे हट गए, लेकिन एक कार मौके पर ही बर्फ की चपेट में आ गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये अद्भुत नजारा है। और खासकर इस बार जिस तरीके से बर्फबारी हुई है उसमें ऐसी घटनाओं का होना, ऐसी तस्वीरों का आना आम है। लेकिन फिलहाल जो हिमाचल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें बर्फबारी की हैरान करने वाली तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं ये NH है, नेशनल हाईवे है, जिस पर बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टान तैरती नजर आ रही है। लोग मजे ले रहे हैं और एक गाड़ी जो थी वो इसकी चपेट में भी आ गई। और हरियाणा के यमुनानगर में बेकाबू रफ्तार का कहर दिखा है, जहां चौराहे पर कार ने कई लोगों को रौंद दिया। पूरा हादसा CCTV में कैद हो गया है और आप देख सकते हैं कि चौराहे पर कार की रफ्तार कितनी ज्यादा है और इस हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। तो ये तस्वीरें हरियाणा से, जहां CCTV में तस्वीर हुई, ये कैद हुई ये तस्वीर, जहां बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जहां कार बेहद ही तेज रफ्तार में आती है और एक दूसरी कार से टकरा जाती है। और मध्य प्रदेश के रायसेन में डीजल टैंकर में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया।
शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, ये वजह बताई जा रही है। गोहरगंज थाने के चिकलोद की ये घटना है। तो घंटों सड़क पर जाम की स्थिति रही, आग को बुझाने का प्रयास किया जाता रहा और यह बताया गया कि शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी है। गोहरगंज के थाने के चिकलोद की ये घटना है। मध्य प्रदेश के रायसेन से ये खबर आप देख पा रहे हैं, जहां टैंकर में, डीजल टैंकर में आग लगी। हालांकि फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पा लिया है। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से तस्वीरें, जहां बदमाशों ने टाइल्स शोरूम पर धावा बोलकर जमकर लूटपाट की है। शोरूम में सो रहे 2 लोगों से मारपीट की गई। कैश काउंटर तोड़कर नकदी पर हाथ साफ किया गया और साथ ही सो रहे एक व्यक्ति से 11,000 रुपए भी छीन लिए गए। लूटपाट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस को देखकर बदमाश फायरिंग करते हुए भाग निकले। लूट और मारपीट की ये पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। इन तस्वीरों को जरा गौर फरमाइए कि शोरूम में बदमाशों ने किस तरीके से लूटपाट की है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से ये तस्वीरें आई हैं, जहां कैश काउंटर तोड़ते हुए अपराधी नजर आ रहे हैं। शोरूम के 2 व्यक्ति के साथ मारपीट भी की गई है। इन तस्वीरों को आप देख रहे थे। अब आप दूसरे सीसीटीवी में कैद तस्वीरें देख सकते हैं कि जब मौके पर मुरादाबाद पुलिस पहुंची तो पहले दारोगा जी की पिस्टल ने ही जवाब दे दिया और उसके बाद बदमाश आराम से फायरिंग करते हुए निकल गए। पुलिस वालों ने पीछा करने की कोशिश की तो वो अपने कंधों पर AK-47 टांग कर अपनी जान बचाते ही पुलिस वाले नजर आए और इसके बाद लूट की वारदात को पुलिस वालों ने चोरी की तहरीर में तब्दील करा दिया। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि शोरूम में बदमाशों ने लूटपाट की, जो उनकी मंशा स्पष्ट थी। उन्होंने लूटपाट की, 2 कर्मचारियों के साथ मारपीट की, लेकिन पुलिस अपने कंधे पर उस बड़ी सी राइफल को ढोती नजर आई और आराम से फायरिंग करते हुए अपराधी निकलते बने। और भागलपुर से तस्वीरें, जहां घंटाघर चौक पर उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब 2 भाई भी सड़क पर ही भिड़ गए। काफी देर तक दोनों के बीच मारपीट होती रही। जिसके हाथ जो आया उसे लेकर हमला करता रहा। मारपीट में ईंट, पत्थर, बर्तन सबका इस्तेमाल दोनों ही भाई करते नजर आए। हालांकि बाद में स्थानीय लोग बीच बचाव करने के लिए उतरे। इसके बाद दोनों भाइयों को अलग किया गया, इस मामले को शांत कराया गया। तो भागलपुर में बीच सड़क पर 2 भाइयों के बीच में ये मारपीट की तस्वीरें। हालांकि इसकी जानकारी हम आपको देते चलें कि दोनों भाइयों की दुकान है और पास में ही एक दूसरे की दुकान है और बराबर खटपट होती रहती है। लेकिन आज विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों भाई सड़क पर ही एक दूसरे से धक्का मुक्की करते रहे और मारपीट की घटना उन्होंने की है। और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150 साल पूरे हो गए हैं। आज स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को उन्होंने बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की जलशक्ति के ऐतिहासिक प्रतीक इस समारोह का हिस्सा बनना सौभाग्य की बात है। वहीं पीएम मोदी ने कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट करने का ऐलान किया और पोर्ट ट्रस्ट के 150 साल पूरे होने पर आज कोलकाता पोर्ट के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। वहीं आदिवासी बेटियों की शिक्षा और कौशल विकास के लिए हॉस्टल और स्किल डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास हुआ। कोलकाता पहला बंदरगाह हो, तुम प्रगति का द्वार हो, एक नया द्वार हो, एक नया संसार हो। कोलकाता हल्दिया पोर्ट तुम्हारे नाम और भी कितने, पर हमको तो बस लगता है तुम सच करते हो सब सपने। आशा हो तुम, उम्मीद हो तुम, एक नए कल का गीत हो तुम। आशा हो तुम, भारत के औद्योगिकरण के प्रणेता
बंगाल के विकास का सपना लेकर जीने वाले और एक देश एक विधान के लिए बलिदान देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के तहत करीब 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 650 प्रोजेक्ट की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। जैसे ही राज्य सरकार आयुष्मान भारत योजना, पीएम किसान सम्मान निधि के लिए स्वीकृति दे देगी, मैं नहीं जानता हूं देगी कि नहीं देगी, लेकिन अगर दे देगी तो यहां के लोगों को इन योजनाओं का लाभ भी मिलने लगेगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने अपना दूसरा दिन कोलकाता के बेलूर मठ में बिताया और साथ ही नागरिकता कानून को लेकर जनता से सीधा सवाल किया। पीएम मोदी ने पूछा कि आप साथ हैं ना। पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्ण पिंगलम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरुआत कोलकाता में बेलूर मठ से हुई। विश्वरूपाय वै नमो नमः। स्वामी विवेकानंद की 197वीं जयंती ने इस मौके को और खास बना दिया। यहाँ पहले पीएम मोदी का पहले शानदार स्वागत किया और उसके बाद पीएम मोदी मठ के माहौल में रमते नजर आए। पीएम मोदी ने यहाँ साधु संतों से मुलाकात की, साथ ही स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने यहाँ ई रिक्शा की सवारी कर पूरे परिसर का भ्रमण किया और फिर मंच पर ध्यान और मंत्रोच्चारण में हिस्सा लिया। विश्वतः परमान् नित्यं विश्वनारायणं। पीएम मोदी ने यहाँ लोगों को संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद की जीवन शैली और उनकी विचारधारा के बारे में बताया। पीएम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ऊर्जा और परिवर्तन पर हमेशा जोर देते थे। ऐसे में साल 2020 केवल नया साल नहीं है, बल्कि नए दशक की भी शुरुआत है और हमें नए भारत के लिए अभी कई परिवर्तन करने हैं। पीएम मोदी ने कहा नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कहा कि युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। ये केवल एक संशोधन है जो पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक समाज को नागरिकता प्रदान करता है और इसके पक्षधर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक रहे। स्वामी विवेकानंद का होना सिर्फ एक व्यक्ति का होना नहीं है, बल्कि वो एक जीवन धारा का, जीवन शैली का नाम रूप है। देश के युवाओं से ही नहीं, इस देश के युवाओं से सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को बहुत कुछ अपेक्षाएं हैं। बहुत से सवाल भांति भांति लोगों के द्वारा भर दिए गए हैं। बहुत से नौजवान जागरूक हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अब भी इस भ्रम के शिकार हुए हैं। सिर्फ एक संशोधन है। ये संशोधन, ये अमेंडमेंट क्या है? हमने बदलाव ये किया है कि भारत की नागरिकता लेने की सहूलियत और बढ़ा दी है। हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? औरों की भलाई के लिए काम करना अच्छा है कि बुरा है? अगर मोदी जी ये करते हैं तो आपका साथ है ना? आपका साथ है ना? हाथ ऊपर उठा करके बताइए, साथ है ना? अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि युवा दिवस पर पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के युवाओं से
वो कहना चाहते हैं कि CAA नागरिकता छीन लेने का नहीं, नागरिकता देने का कानून है। युवा जोश, युवा ऊर्जा ही 21वीं सदी के इस दशक में नए भारत को बदलने का आधार है। नए भारत का संकल्प आपके साथ से ही पूरा किया जाना है। ये युवा सोच ही है जो कहती है कि समस्याओं को टालो नहीं, उनसे टकराओ और उन्हें सुलझाओ। तो बोलिए, आप साथ हैं ना? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। हरि ओम। आप देख रहे हैं खबर दोपहर और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गिरिडीह से, जहां तिरंगा यात्रा पर पथराव किया गया है। असामाजिक तत्वों ने यह पथराव किया और भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज की है। नगर थाना क्षेत्र के पदम चौक की यह घटना है और भारी संख्या में वहां पुलिस बल की तैनाती कर दी है। लोगों को समझाने की कोशिश जारी है। बताया जा रहा है कि CAA के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकल रही थी, कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया और दोनों तरफ से जो स्थितियां बनी वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज की गई है, पहले समझाने का प्रयास किया गया। नगर थाना क्षेत्र के पदम चौक की घटना है, जो आप इलाका देख रहे हैं जहां पर यह गहमा गहमी है वो पदम चौक है और यहीं पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो गिरिडीह में तिरंगा यात्रा पर पथराव और उसके बाद के हालात काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं। असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है। सुरेश हमारे साथ अपडेट के लिए चलते हैं। सुरेश, क्या अपडेट है? सुरेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो गिरिडीह में तिरंगा यात्रा पर पथराव की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उसके बाद के हालात काफी बिगड़े से नजर आ रहे हैं। और आप सुरेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सुरेश, हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। नगर थाना क्षेत्र के पदम चौक की एक घटना है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गिरिडीह से, जहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और यहां पर लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। असामाजिक तत्वों ने पथराव किया बताया जा रहा है। तो गिरिडीह से बड़ी खबर, जहां भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज भी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं गिरिडीह से, जहां तिरंगा यात्रा में पथराव की खबर है और यह बताया जा रहा है अभी तक जो जानकारियां मिल पाई हैं कि असामाजिक तत्वों ने यह पथराव किया। हालांकि पुलिस बल की मौजूदगी है वहां पर और स्थिति पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। असामाजिक तत्वों ने पथराव किया और उसके बाद के हालात बिगड़ गए। भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज करनी पड़ी और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, उपद्रवी भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। और सुरेश हमारे साथ फोन लाइन पर। सुरेश, अपडेट बताएं। देखिए, यहाँ पर CCA के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और तिरंगा यात्रा काफी भव्य था। काफी लोग इसमें जमा थे और शहर के झंडा मैदान से लेकर बड़ा चौक तक यात्रा निकाली गई और यात्रा शुरू होने के बाद काफी मात्रा में यहाँ साथ में सुरक्षा बल भी मौजूद थे। लेकिन जब तिरंगा यात्रा समाप्त कर भीड़ जब वापस झंडा मैदान लौट रही थी, इसी दौरान पदम चौक के पास भीड़ पर पथराव किया गया और यहाँ पर पथराव के बाद दोनों पक्ष यहाँ पर काफी उलझ गए। भीड़ को उग्र होता देख यहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज की और आंसू गैस के गोले दागे गए। मौके पर यहाँ पर गिरिडीह के SP सुरेंद्र कुमार झा और DC राहुल कुमार सिन्हा मौजूद हैं। असामाजिक तत्वों के बारे में क्या कुछ पता चल पाया सुरेश? क्या सर? असामाजिक तत्वों के बारे में क्या जानकारी इकट्ठा कर पाई है पुलिस? हाँ बिल्कुल, कुछ सामाजिक तत्वों को चिन्हित की गई है। पुलिस और कई लोगों का नाम चिन्हित कर रही है और यह कोशिश कर रही है कि हम उपद्रवियों तक पहुंचे और उसकी कार्रवाई की जाए। यहाँ पूरी तरह से सुरक्षा बल तैनात है और आगे की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। जी, 2 से 3 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। कोई संगठन से जुड़े हुए, किसी संगठन से इनका नाम जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, 2 से 3 लोग यहाँ पर घायल भी हुए हैं और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन यह अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि कौन लोग हैं। यहाँ पर पुलिस अधीक्षक से मैंने बात करने की कोशिश की। यहाँ पर थोड़ी भीड़ होने के कारण उनसे बात नहीं हो पाई है। थोड़ी देर बाद ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि किन लोगों को हिरासत में लिया गया है। जी, ये जो इलाका है जहाँ पर इस तरह की घटना हुई, वहाँ पर क्या अभी मामला शांत हो गया है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हालांकि कहें तो CAA के समर्थक हैं वो भी काफी संख्या में मौजूद हैं और काफी संख्या में यहाँ पुलिस बल भी मौजूद हैं। SP और DC स्वयं यहाँ कैंप कर रहे हैं और कह सकते हैं कि पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है और थोड़ी बहुत जो है लोग यहाँ पर उग्र है, उन्हें पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। जब ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी तो इसकी जानकारी तो जरूर होगी प्रशासन को, तो प्रशासन ने क्या कोई इंतजाम किया था?
हाँ बिल्कुल, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। जो पुलिस बल यहाँ पर सीसीए के समर्थन में जो तिरंगा यात्रा में शामिल लोग थे उसके आगे पीछे चल रही थी। लेकिन यहाँ जो कदम चौक है वहाँ पर एक तीखा मोड़ है और वहीं पर छक से उपद्रवियों ने या सामाजिक तत्वों ने पथराव किया है और उसके बाद यहाँ पर माहौल बिगड़ा है। जी, तो ये प्रशासन का फेल्यूर कहा जाएगा, क्योंकि प्रशासन और भारी संख्या में जब पुलिस बल की तैनाती की गई थी उसके बाद भी कोई असामाजिक तत्व उसके अंदर प्रवेश करता है, रोड़ेबाजी करता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है और हंगामा बढ़ जाता है। तो यहाँ ये एसएसपी साहब, एसपी साहब जो मौके पर मौजूद हैं वो मानने के लिए तैयार हैं क्या कि कहीं ना कहीं चूक हुई है? हाँ बिल्कुल, इसे तो कहीं ना कहीं एक चूक कहा जाए, लेकिन यह हम कह सकते हैं कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी। लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अचानक पथराव शुरू किया गया। पुलिस जब तक समझ पाती तब तक 2 से 3 लोगों को यहाँ चोटें लग चुकी थी, जिस कारण यहाँ पर माहौल बिगड़ा है और पुलिस यहाँ पूरी तरह से अभी नियंत्रण करने की माहौल को कोशिश कर रही है। जी सुरेश, कितने लोग घायल हुए हैं? 3 से 4 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है, जिसका इलाज सदर में करवाया जा रहा है, जिनको हल्की चोटें लगी है। 2 को सर में चोटें लगी है, जिसको अस्पताल पहुंचाया गया है। और यहाँ पर पुलिस के जो जवान है वो लोगों को ये नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो जो अभी तक सूचनाएं मिल रही हैं उसके मुताबिक 3 से 4 लोगों के घायल होने की सूचना है और जो असामाजिक तत्व हैं उनकी भी शिनाख्त की जा रही है, उनकी पहचान की जा रही है। 2 से 3 लोगों को पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ जारी है और यह पता लगाने की कोशिश है कि किस तरीके से उन्होंने किस मकसद से इस घटना को अंजाम दिया है। और चलिए, खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।